माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि संविधान की प्रकृति कैसी है और उसमें आपने पहला पॉइंट यही सीखा था कि किस तरीके से भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था के रूप में स्थापित होती है। दूसरी चीज जो हमको समझ में आती है कि संविधान का दर्शन जो इसके द्वारा उद्घोषित लक्ष्यों से भी समझा जा सकता है। प्रस्तावना ने संविधान में सभी प्रकार की सत्ताओं का स्रोत तथा भारत की जनता को बताया है। सभी प्रकार की सत्ताएं जितनी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आप देखते हैं उन सब का स्रोत कहाँ है? भारत की जनता। तथा भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया है। तो जब हम सत्ता का स्रोत भारत की जनता को देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय कानून निर्माण में, भारतीय नीतियों के निर्माण में, भारत में किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, कैसे कानून बनेंगे, इन सब चीज़ों में कौन इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान में? भारत की जनता। और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता की ही आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को प्रतिनिधि के रूप में बैठकर और उनको कानूनी जामा पहनाने का कार्य करेंगे, उनको कानून में बदलने का कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको समझनी पड़ती हैं। तो भारत को जब गणतंत्र घोषित किया था, आप क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो इसका अर्थ यहाँ पर आपको पता चलता है कि इसका अर्थ यह है कि भारत की सरकार जनता के द्वारा तथा जनता के लिए प्रतिबद्ध है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पद से लेकर सभी प्रकार के पद सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे। तो जब भारत ने कहा हम गणतंत्र हैं तो यानी राष्ट्रपति का पद भी भारत के नागरिकों के लिए खुला हुआ है और राजनीतिक व्यवस्था में किसी छोटे से छोटे स्तर पे किसी पियोन की भी अगर आप भर्ती करेंगे तो वो भारत के नागरिकों के लिए खुली है। इसका अर्थ यह है कि भारत का अगला राष्ट्रपति वह प्रधानमंत्री कौन होगा इस प्रक्रिया में, इसका पता तभी चलेगा जब नियमानुसार प्रक्रियागत तरीके से चुनाव के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है गणतंत्र में कि मैं ही अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। अगर वो ऐसा कहता है तो वो गणतंत्र के दर्शन के खिलाफ जाता है। भारत का अगला राष्ट्रपति या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसका पता तभी चलेगा जब नियमानुसार प्रक्रियागत तरीके से चुनाव के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। यही विशेषता भारत को गणतंत्र होने का गौरव प्रदान करती है। तो आपको समझना पड़ता है कि जब हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं भारत को, तो इसका अर्थ ये हो गया कि भारत की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पद से लेकर सभी प्रकार के पद सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे। अर्थात गणतंत्र का अर्थ यह है कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष किसी भी वंश, फैमिली, जाति कहीं से नहीं आएगा और वह भारत के नागरिकों का पद है और भारत का नागरिक उस पर चुनकर आ सकता है। इसलिए हमें ये नहीं कह सकते कि अगला राष्ट्रपति भारत का कौन होगा या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक किसी को पता नहीं चल सकता। यही गणतंत्र की विशेषता है। यदि इसकी जगह राजतंत्र होता, अगर राजतंत्र होता, राज व्यवस्था होती, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत, राजतंत्र के अंतर्गत राजा का जो बड़ा लड़का है वो राजा बनता, तो वो उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है। तो उस व्यवस्था में सबको पता होता है कि अगला राजा कौन होगा। लेकिन गणतंत्र की व्यवस्था में हमको नहीं पता होता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है और अगला राष्ट्रपति कौन है। यह सब एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें घोषित होती हैं। इसलिए भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने वालों के लिए यह उनको बता देता है कि आप लोग अपने व्यवहार को संयत रखें। क्यों? क्योंकि आपके स्रोत का, शक्ति का, आपके शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। इसलिए भारत की जनता जो है वो सर्वोपरि है और कहीं से भी शक्तियां किसी को प्राप्त नहीं होती, सिर्फ जनता से शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भारतीय राजनीति के केंद्र में कौन बैठती है? भारत की जनता। प्रस्तावना ने लोकतंत्र को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका अर्थ सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार बनाना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के गुण मौजूद हों। अब आपको समझना यह है कि लोकतांत्रिक होने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम चुनाव करवा दें और उससे सरकार जो है वो बन गई तो हम लोकतंत्र हो गए। नहीं, उससे बड़ा लक्ष्य आपके सामने है लोकतांत्रिक समाज बनाना और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है जिसमें न्याय मिले हर व्यक्ति को,
हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता की चीज़ हो, हर व्यक्ति के पास जो है समानता की फीलिंग हो और बंधुत्व के गुण मौजूद हों। बंधुत्व मतलब भाईचारे की स्थिति हुई। यदि आपकी राजनीतिक प्रक्रिया में आपको तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है, आपकी समानता पर हमला हो रहा है या आपकी स्वतंत्रता कम की जा रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आप लोकतांत्रिक समाज के अंग नहीं बन रहे हैं। आप भले ही चुनाव करवा रहे हों, आप भले ही जनप्रतिनिधि को चुन रहे हों, लेकिन आपके पास लोकतांत्रिक समाज मौजूद नहीं है। ये हमको भारतीय संविधान की प्रकृति को पढ़ते हैं तब समझ में आता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का है। भारत की जनता लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नागरिकों की तरह अपनी संप्रभुता का उपभोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता है, जहाँ जहाँ भी इस तरीके की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है दुनिया के किसी भी देश में, उसका एक ही मीडियम है, एक ही तरीका है कार्य करने का। वो ये है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जो हैं वो उसके अंदर उन अधिकारों और शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि केंद्र में संसद व प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो आप एमपी और एमएलए का चुनाव करते हैं। इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। हर किसी के पास वोट देने का अधिकार होता है, तो वयस्क मताधिकार जो है वो उसके आधार पर किया जाता है, सार्वभौमिक होता है। तथा वास्तविक कार्यपालिका जैसे मंत्रिपरिषद इन संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक कार्यपालिका को कौन है? जैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और राज्य में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इन संस्थाओं के प्रति, यानी इन प्रतिनिधियों से जो संस्था बनती है, जैसे संसद केंद्र में और राज्य में विधानसभा। तो आपको समझना है कि इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र का अध्यक्ष भले ही राष्ट्रपति हो, परंतु वह अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेता है। मंत्री परिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह चाहिए। इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह चाहिए। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह की बाध्यता संविधान के द्वारा निश्चित की गई है, क्योंकि मंत्री परिषद को संसद में जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। इसीलिए आप अक्सर सुनते हैं कि विपक्ष ये मांग करता है कि संसद बुलाइए, अधिवेशन बुलाइए। हमेशा जब भी विपक्ष जो होगा वो हमेशा पक्ष सरकार से ये मांग करता रहेगा कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, आप लोकसभा का सत्र बुलाइए। क्यों? क्योंकि वो लोग इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में मंत्री परिषद को संसद में जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। वहाँ पर उनको आकर जनता के जो प्रतिनिधि हैं और जो वास्तविक कार्यपालिका में काम कर रहे हैं, मंत्री परिषद के अंदर विभिन्न प्रकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, उनको संसद में मौजूद रहकर विपक्ष के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है और उन प्रश्नों का वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में भी जब आप कोई रिसर्चर होगा पॉलिटिकल साइंस का, तो वो इस चीज़ को जानना चाहेगा, तो आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद भी वो ये पढ़ सकता है कि सन 2021 में क्या हुआ था संसद में। तो वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि वो उसको देखे और समझे। उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि किसने क्या किया, किस तरीके की चीज़ें। तो जैसे आज आप भी अगर आप पढ़ना चाहें कि सन 70 में क्या हुआ था, सन 51 में क्या हुआ था, तो आपको वो चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद रखी जाती हैं और उनको लाइब्रेरी में क्या कहते हैं, प्रस्तुत करवाया जाता है। और लोग, रिसर्चर, विभिन्न प्रकार के शोधकर्ता, पत्रकार, प्रोफेसर्स, ये सब लोग जो हैं उनको पढ़ते हैं जो इस एरिया में रिसर्च करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें मौजूद रही हैं। तो संसद में जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात मंत्री परिषद को भी जनता के प्रतिनिधियों को उत्तर देना होता है और वो उत्तर देना ही उनके लिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का अंग है। इसलिए अधिवेशन चलाना जरूरी होता है। इस प्रकार प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है लेकिन जनता सर्वोच्च है। भारत में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। इस दृष्टिकोण से भारत की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा
व्यवस्थापिका का गठन होगा संसदीय लोकतंत्र में। दूसरा, जिम्मेदार शासन बनाया जाएगा यहाँ पर। तीसरा, व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होना जरूरी है। इन तीनों विशेषताओं का प्रमुख तत्व सत्ता की सीधी पंक्ति को, सत्ता की यदि लाइन खींचे, सत्ता की सीधी पंक्ति को जनता से व्यवस्थापिका के माध्यम से संयोजित करना होता है। तो आपको ये समझना होता है कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा व्यवस्थापिका का गठन, यानी जब जनता क्या करती है, वो एमपी और एमएलए को चुनाव में वोट देती है। एमपी एमएलए जहाँ पर जाकर बैठते हैं, वो जगह जैसे संसद बन गई, लोकसभा बन गई, तो उनका गठन होता है जब वो चुन कर आते हैं। तो जब वो व्यवस्थापिका का गठन हो जाता है तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा व्यवस्थापिका का गठन। दूसरा हो जाता है जिम्मेदार शासन। जिम्मेदार शासन ये है कि वो जो है, जो व्यक्ति वहाँ पे गवर्नमेंट में आ रहा है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो व्यवहार करे, कौन सी नीतियाँ बनाए ताकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और तीसरी जो विशेषता वो होती है वो ये है कि व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होना। तो मंत्रिपरिषद जो बनती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहाँ पर उनके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और जिम्मेदार शासन का अर्थ होता है कि जो भी शासन काल के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे उन सब की जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो लोग सरकार चलाते हैं वही जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती है। और जो उनके नीचे व्यवस्था, उसके अंदर जो मंत्रियों के नीचे जो कार्य करती है एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था, वो परमानेंट व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए आप देखते हैं कि यदि रेलवे का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो भी मंत्री के त्यागपत्र की बात कही जाती है। मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार शासन है। जिम्मेदारी किसकी है? उस मंत्री की है, रेल मंत्री की। तो हमको ये समझना पड़ता है कि वो कैसे जिम्मेदार शासन की व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसलिए तुरंत आप देखेंगे कि जब भी कोई घटना होती है इस तरीके की, तो मंत्री स्तर के व्यक्ति को भागना पड़ता है उस ऑन द स्पॉट। तो आप पाएंगे कि उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया, वो ट्रेन के एक्सीडेंट पे साइट पर गए, उन्होंने वहाँ व्यवस्था देखी, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए, इस संपूर्ण व्यवस्था में। तो ये गुण जो हैं वो जुड़ते हैं, तब जाकर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो हमको इन तीनों चीज़ों को समझना पड़ता है, इन तीनों को देखना पड़ता है कि कहाँ तक जिम्मेदार शासन चलाया जा रहा है, कहाँ तक जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो मंत्रिपरिषद जो है वो आकर संसद में या विधानसभा में उत्तर दे रही है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, ये प्रस्तावना से आती है। और इसलिए कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको ये समझना पड़ता है कि ये जिम्मेदार शासन की व्यवस्था और हमें जाना ही पड़ेगा। तो संसदीय लोकतंत्र की अच्छाई इस पर निर्भर होती है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का गुण कैसा है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका नेचर कैसा है। इन सभी प्रतिनिधियों को स्पष्ट पता होना चाहिए कि उनके पास सभी शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही होती है। अतः सजग व जागरूक जनता अपने प्रतिनिधियों को विभिन्न तरीके से जनता की सर्वोच्चता का परिचय कराती रहती है। इसलिए वहीं पर संसदीय लोकतंत्र बहुत अच्छा चलता है जहाँ की जनता जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है। यदि सरकार के खिलाफ विरोध भी कर रही है जनता, तो ये जनता की सजगता का परिचायक है। और ये जागरूक जनता है जो अपनी सरकार के खिलाफ, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ भी खड़ी होने की ताकत रखती है। तो हमको और आपको समझना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस में कि यही संसदीय लोकतंत्र की खासियत है। तो हमें एक सजग और जागरूक विपक्ष की जरूरत भी होती है, तभी लोकतंत्र सही ढंग से चलता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी बातें बताएंगे। थैंक यू सो मच।